हेलो फ्रेंड्स, जैसी आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, इसका भाग 5 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने मगध के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया था और हमने यह भी पढ़ लिया था कि दूसरी शताब्दी के आते आते उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में अनेक सरदारियां आने लगी थी। आज हम उन्हीं सरदारियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं अपनी क्वेश्चन वाली प्रोसेस पर। मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था। इसका आंसर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जो कहाँ स्थित है, हमारा पाकिस्तान में। आज का क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता के नालों का निर्माण किस पद्धति के द्वारा किया गया है। हमारी हड़प्पा सभ्यता में जो नालों का निर्माण किया गया है उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। तो आज का हमारा टॉपिक है राजधर्म के नवीन सिद्धांत, या हम कहें कि दक्षिण के राजा और सरदार। हमने पिछली वीडियो में जान लिया था कि दूसरी शताब्दी के आते आते हमारा जो उपमहाद्वीप था, हमारा जो भारत था, उसमें नई नई सरदारियां आने लगी थी। एवं अलग अलग क्षेत्रों में इनका विकास होने लगा था। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो उपमहाद्वीप है उसके दक्कन, कौन से क्षेत्र में, दक्कन और दक्षिण, उसके दक्कन और उसके दक्षिण में स्थित कौन सा क्षेत्र, तमिलकम। अब ये तमिलकम क्या होता है, तो तमिलकम जो क्षेत्र है उसमें 3 जो प्रदेश कहे हम अपने, उसके हिस्से आते थे। सबसे पहला जो क्षेत्र था वो था तमिलनाडु। इसका सबसे पहला जो क्षेत्र था वो था तमिलनाडु, दूसरा हमारा था आंध्र प्रदेश और तीसरा था केरल। मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, इन तीनों जो प्रदेश कहे या राज कहे, इन तीनों के कुछ हिस्सों को मिलाकर क्या बनता था, तमिलकम। इन तीनों को मिलाकर तमिलकम कहा जाता है। तो हमारा जो उपमहाद्वीप था उसके दक्कन और उसके दक्षिण में स्थित क्या, तमिलकम। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। दक्कन में स्थित तमिलकम में चोल, चेर और पांड्य, इन सरदारियों का क्या हुआ, उदय हुआ। कौन कौन सी सरदारियां, चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेल और पांड्य, इन तीनों सरदारियों का उदय हमारे कौन से क्षेत्र में हुआ, तमिलकम क्षेत्र में हुआ। अब जो चोल, हमारे सबसे पहले एक से इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो चोल है वो कहाँ था, पेन्नार और बेल्लारू नदी के संगम पर था। मतलब ये जो पेन्नार नदी है और बेल्लारू नदी है, इन दोनों का जो संगम होता है, जहाँ ये दोनों मिलती हैं, वहीं ये था चोल सरदारी थी। और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तंजौर थी। इसके बाद हमारी चेर, तो चेर क्या थी, तीनों में प्राचीन थी। हमारी ये तीनों जो सरदारियां हैं, चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों में ही जो सबसे प्राचीन सरदारी थी वो हमारी कौन सी थी, चेर थी। इसके बाद चेर की जो राजधानी थी वो बांजी थी। ये सबसे प्राचीन थे और इसकी राजधानी बांजी थी। उसके बाद पांड्य थी, तो पांड्य की राजधानी, 2 राजधानी हुई है, पहली तो कोल्ची हुई है और दूसरी मदुरई हुई है। पहली कोल्ची और दूसरी मदुरई। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे कि अब हम हर चीज़ को साक्ष्य के रूप में यूज करते हैं। तो हमने इन तीनों जो सरदारियां हैं उनके बारे में जाना, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन तीनों सरदारियों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। हमें कैसे पता चला कि ये सरदारियां वहाँ थीं और इनकी राजधानी ये थी या ये थी, तो कैसे पता चलता है, हमें तमिल ग्रंथों से पता चलता है। सीधी सी बात है, जब दक्षिण का क्षेत्र, तमिलनाडु साइड का क्षेत्र, तो तमिल वहाँ बोली जाती थी और वहाँ के कौन से ग्रंथ, तमिल ग्रंथों से हमें पता चलता है। और स्पेशली तमिल ग्रंथ कौन सा, तो जो तमिल ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसको तमिल संगम, या तमिल संगम कह लो या कह लो संगम साहित्य। तो चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों सरदारियों की जानकारी हमें तमिल संगम या संगम साहित्य से मिलती है।
अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारे जो उपमहाद्वीप है उसके तमिलकम क्षेत्र में 3 सरदारियाँ थी मुख्य रूप से, इसमें चोल, चेर और पांड्य। अब हम ये समझते हैं कि ये जो सरदारियाँ अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह की हुई हैं, इनमें मतलब क्या विशेषताएं होती थी, क्या ऐसा था जिसके कारण इन्हें राज्य की जगह या साम्राज्य की जगह सरदारियाँ कहा गया। सबसे पहला तो ये था कि ये बहुत छोटी छोटी होती थी। अब हम इसके ऊपर समझते हैं कि सरदार और सरदारियाँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इनमें है कि इन तीनों सरदारी, जो तीनों सरदारी थी हमारी, चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों सरदारियों का जो नेतृत्व करता था वो क्या कहलाता था? सरदार। हम देखते ही हैं, होता ही यही है, जैसे राजा का राज्य होता है, सम्राट का साम्राज्य होता है, ऐसे ही सरदार की क्या होती है? सरदारी होती है। तो ये जो सरदारियाँ थी, इनका जो नेतृत्व करते थे वो क्या कहलाते थे? सरदार कहलाते थे। और वो क्या होते थे? बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति होते थे। अब राजा होता है राज्य का तो वो शक्तिशाली होता है, तो सरदारियों का सरदार तो शक्तिशाली होगा ही। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है जो सरदार होते थे उनका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। जो सरदार होते थे उनका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। वंशानुगत का मतलब होता है कि वंश के अनुसार, जैसे पिता से पुत्र बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा, इस प्रकार। तो वंशानुगत भी हो सकता था, वंश के आधार पर भी होते थे, लेकिन कभी कभी मतलब ये वंशानुगत नहीं होते थे। मतलब हो सकता है मान लो किसी ने आक्रमण कर दिया तो थोड़ी ना वंश का ही करेगा और कोई करेगा और फिर उसका साम्राज्य आ जाएगा और वो सरदार बन जाएगा। तो इस प्रकार जो सरदार होते थे वो वंशानुगत भी हो सकते थे और नहीं भी हो सकते थे। ठीक है। अब जो है कि जो सरदार थे उनके कार्य क्या होते थे? तो अनुष्ठानों का संचालन करना, वहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनका संचालन करना, युद्ध का नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना। मतलब अनुष्ठान के कार्य करते थे और युद्धों का नेतृत्व करते थे सरदार। और अगर किसी के बीच में विवाद हो जाता है तो उसमें क्या? मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, मतलब उनका निपटारा करवाते थे। तो सरदारों के ये क्या थे? प्रमुख कार्य थे। उसके बाद जो सरदार होते थे वो अपने अधीन लोगों से, किनसे? अपने अधीन लोगों से क्या लेते थे? भेंट लेते थे। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, कोई भी उपहार, गिफ्ट। और फिर क्या होता था? जबकि जो राजा होता था वो कर वसूली करता था। हमने देखा है कि जो राजा हुए, हम अपना मौर्य साम्राज्य ले लो या आगे भी कितने भी राजा हुए, उन्होंने अपनी प्रजा से क्या वसूला? कर वसूला। लेकिन हमारे जो सरदार होते थे वो कर की अपेक्षा भेंट लेते थे। अपने जो अधीन लोग होते थे उनसे क्या लेते थे? भेंट लेते थे और उसी भेंट को अपने समर्थकों में वितरण कर देते थे। मतलब उनके अधीन लोगों से उन्होंने भेंट ली और अपने समर्थकों को दे दी, जो उनको चाहते थे, जो उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव या उनका हमेशा साथ देते थे राजा का, उनके मंत्री वगैरह या उनके जो समर्थक होते थे उनको वो क्या करते थे? वो भेंट बांट देते थे। उसके बाद क्या है? जो सरदारी होती थी उसमें कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होता था। मतलब हमने देखा है कि हमारे जो राजा हुए हैं उनकी एक स्थायी सेना होती थी और नियुक्त अधिकारी होते थे, लेकिन जो हमारी सरदारी होती थी उसमें ना तो कोई स्थायी सेना होती थी और ना ही कोई अधिकारी होता था। इसके बाद है ऐसे ही, अब जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे तमिलकम क्षेत्र में कौन कौन सा? तमिलकम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। इसके जो तमिलकम का क्षेत्र है उसमें हमारी 3 सरदारियाँ हुई, चोल, चेर और पांड्य। लेकिन इसके अलावा इस क्षेत्र के अतिरिक्त जैसे यहाँ चोल, चेर और पांड्य हुई हैं, वैसे ही मध्य और पश्चिम भारत में, मध्य और पश्चिमी भारत के जो क्षेत्र हैं उन पर किसने शासन किया? सातवाहन वंश ने। और ये सातवाहन वंश वही है जो महाभारत के समय था और उसी वंश को हम क्या कहते हैं? सातवाहन वंश कहते हैं। तो जो सातवाहन वंश था उसने कब तक शासन किया था? 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक।
द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक ये हमारा जो सातवाहन वंश है इसने शासन किया था। कौन से क्षेत्र का था? मध्य और पश्चिमी भारत। और जैसे हमारे तमिलकम में क्या हुए? चोल, चेर, पांडे। ऐसे ही मध्य और पश्चिमी भारत में हमारे सातवाहन, और ऐसे ही पश्चिम में मध्य एशियाई क्षेत्र के कौन थे? शक शासक थे। कौन से शासक थे? शक शासक थे। आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसके पार्ट 6 में। थैंक यू सो मच।